नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। आम आदमी पार्टी ने कालकाजी के पूर्णिमा सेठी अस्पताल की जर्जर हालात की वीडियो दिखाते हुए साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वो साथ चलकर अस्पताल की वास्तविक हालात को देखें। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि अस्पताल के बेसमेंट में पानी भरा है, दीवारों में दरार है, सीमेंट निकल रही है, ऐसा लगता है इमारत कभी भी गिर सकती है। बीजेपी एमसीडी ने 9 करोड़ की लागत वाले अस्पताल में 60 से 70 करोड़ लगाए हैं। अस्पताल 2012 में बनकर तैयार होना था, लेकिन 2021 में तैयार हुआ। इमारत नई होने के बावजूद जर्जर हालात में है। वहीं साउथ एमसीडी के एलओपी प्रेम चौहान ने कहा कि बीजेपी एमसीडी बताए अस्पताल की सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट कहां है। मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल होने के बावजूद दवाइयों के नाम पर सिर्फ पैरासिटामोल दे रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही और ये तमाम आरोप लगाए हैं। दुर्गेश पाठक ने कहा कि आज हम आपके सामने बीजेपी की एमसीडी के एक अस्पताल का वीडियो सामने रख रहे हैं। आप वहां जाकर भी सत्यापित कर सकते हैं। ये वीडियो अस्पताल के रखरखाव को लेकर बीजेपी की लापरवाही को दर्शाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लगातार इस अस्पताल की जरूरत दिल्ली वासियों को थी, लेकिन पूर्णिमा सिटी अस्पताल इतने लंबे समय के बाद बनने के बावजूद भी जर्जर हालात में नई इमारत बताई जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अस्पताल बनाने को लेकर और यहाँ तक कि जो इसका जो भ्रष्टाचार है, यानी कि उसको लेकर भी कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अब भाजपा को घेरती बना रही है और खुद सांसद कह सकते हैं रमेश बिजनौर के जो विधानसभा सांसद है, वो कहीं न कहीं उनके घर से चंद किलोमीटर की दूरी पर ही एक अस्पताल बनाया जाता है और जो खुद उनकी अध्यक्षता में बनाया गया है और जिसको कहीं न कहीं 2017-7 के अंदर परमिशन मिली थी बनाने के लिए और 2012 तक के लिए उसे कंप्लीट करना था। मगर 2012 के बाद भी वो अस्पताल बनता रहा और 2021 के अंदर वो कंप्लीट हुआ है और इस अस्पताल की जो लागत थी वो लगभग 9 करोड़ रुपए रखी गई थी। मगर अब जिस तरीके से दुर्गेश पाठक जी ने कहा कि 60 से 70 करोड़ रुपया इस अस्पताल पे खर्च कर दिया गया है, तो यानी कि इतना बड़ा जो अमाउंट है वो कहाँ खर्च किया गया उसका हिसाब दीजिए। और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो कहा गया था कि 9 करोड़ रुपए की लागत का अस्पताल था, 60 से 70 करोड़ रुपए क्यों खर्च करे गए, कहाँ पे खर्च करे गए और इस अस्पताल को बनाने के लिए इतना लंबा समय क्यों लगा, इसी को लेकर कह सकते हैं दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने एक चुनौती भी दी है रमेश बिधूड़ी को कि आप हमारे साथ इस अस्पताल के अंदर चलिए और जाकर मुआयना कीजिए कि ये वाकई में ही अस्पताल कितना बड़ा बन पाया है और जितनी बड़ी सुविधाएं इस अस्पताल के द्वारा जनता को मिलनी चाहिए थी, क्या वो सुविधाएं इस जनता को मिल पा रही है? क्योंकि इलाज के नाम पर ये कहा जा रहा है कि पैरासिटामोल दी जा रही है सिर्फ, तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार जरूर होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से कहा गया है कि इस अस्पताल को बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए खर्च होने चाहिए थे, 60 से 70 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च कर दिए गए और 4 करोड़ रुपए का जो हिसाब है वो आम आदमी पार्टी खास तौर पर मांगती नजर आ रही है, क्योंकि जिसका हिसाब जो है वो भाजपा की तरफ से अभी तक आम आदमी पार्टी को नहीं दिया गया है। तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं बड़ा घोटाले की तरफ इशारा जरूर किया जा रहा है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि इस अस्पताल के अंदर यानी कि जो पूर्णिमा सेठी अस्पताल है वो खुद रमेश बिधूड़ी के घर से सिर्फ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहीं ना कहीं बड़ा आशंका जरूर की जा रही है और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि एमसीडी के चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो 15 साल तक अभी निगम के अंदर थी, तो बड़ा घोटाला जरूर किया गया है भाजपा के द्वारा। जी राजीव, फिलहाल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार पहले भी बीजेपी पर आरोप लगाती रही है भ्रष्टाचार के, और अब फिर से आरोप लगाए हैं, और इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप अस्पताल में जाकर देख भी सकते हैं, यानी कि पुख्ता सबूतों के आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं। क्या अब इस पर कोई कार्रवाई?
देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने एक वीडियो दिखाई थी, जो मीडिया के माध्यम से ये कहा गया था कि रमेश बिदलोई इस वीडियो को देखें और जो उनके घर से चंद किलोमीटर की दूरी पर है अस्पताल और जिसको कहीं न कहीं मल्टीनेशनल अस्पताल बताया जा रहा था भाजपा के द्वारा, वो मल्टीनेशनल अस्पताल जो है वो कितना कारगर है और यहाँ तक कि जो उसके बेसमेंट के अंदर जो दीवारें थी और जो प्लास्टर था वो उखड़ा पड़ा था और यहाँ तक कि उस वीडियो के अंदर ये भी दिखाया गया था कि जो दीवारें हैं वो क्रैक हो चुकी है, यानी कि सभी दीवारें जो है वो क्रैक हो चुकी है और अस्पताल जो है वो कभी भी गिर सकता है। और ये भी बताया गया था कि 12 घंटे यानी कि लगभग कह सकते हैं 12 महीने और 24 घंटे इस अस्पताल की बेसमेंट के अंदर पानी भरा रहता है और जिस अस्पताल के अंदर पानी भरा रहेगा सोचिए उसकी इमारत कितनी मजबूत होगी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने कहा वो मुआयने के लिए हम उनके साथ चलने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, इस अस्पताल का मुआयना कीजिए और ताकि इस अस्पताल की जो वाकई जो सच्चाई क्या है, उसका कहीं न कहीं जनता को बताया जाए। मगर जिस तरीके से ये भी कहा गया कि 9 करोड़ रुपए की लागत वाला अस्पताल 60 से 70 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च हुआ, इसका भी हिसाब दीजिए। और लगातार कहीं न कहीं भाजपा जो है, वो कहीं न कहीं अब कटघरे के अंदर गिरती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जिस तरीके से सवाल पूछे गए, उसके बाद में जो भाजपा का जो कहीं न कहीं जवाब होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं दिया गया है। ना ही दुर्गेश पाठक के जो सवाल किए कि आदेश गुप्ता जी जवाब दीजिए, रमेश बिदलोई जवाब दीजिए, मगर अभी तक दोनों ही तरफों से कोई जवाब नहीं ठीक है मिल राजीव, पाया बने है। रहिए जी। आप हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं क्योंकि बात दिल्ली की कर रहे हैं जहां पर लगातार एनसीडी पर आरोप लगते नजर आ रहे हैं। राजीव, अब फिलहाल जिस तरीके के आरोप लगे हैं इस पर, इसके बाद बीजेपी की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से दुर्गेश पाठक ने इस अस्पताल को लेकर यानी कि पूर्णिमा सेठी अस्पताल जो मल्टीनेशनल बताया जा रहा था, वो मल्टीनेशनल अस्पताल की जो सच्चाई है, वो दुर्गेश पाठक की ने बिल्कुल प्रेस माध्यम से रखी गई है। यहाँ तक कि ये भी सवाल पूछे गए हैं कि आदेश गुप्ता और भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो रमेश बिदलोई हो या फिर और नेता हो या फिर उनसे कहीं न कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो इस अस्पताल को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि मल्टीनेशनल अस्पताल है, इसकी सच्चाई जो है, वो चलकर मुआयना कीजिए। और यहाँ तक कि जो बेसमेंट के अंदर पानी भरा हुआ है उसको लेकर बड़े-बड़े सवाल किए गए हैं। यहाँ तक कि जो दीवारें हैं वो क्रैक हो चुकी हैं। तो लगातार कहीं न कहीं अस्पताल को लेकर भाजपा पर आम आदमी पार्टी जो है वो निशाना साधती हुई नजर आ रही है। सवालों की बौछार की गई है, मगर भाजपा की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, ना ही आदेश गुप्ता के द्वारा, ना ही सांसद के द्वारा, ना ही और नेताओं के द्वारा। तो कहीं न कहीं एमसीडी को लेकर जिस तरीके से एमसीडी का चुनाव है और उसको लेकर अब कटघरे के अंदर भाजपा को खड़ा किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं भाजपा को जवाब देना चाहिए था। मगर अभी तक जिस तरीके से 2 बजे के करीब ये प्रेस वार्ता की गई थी, उसके बाद में जो जवाब होना चाहिए था, वो अभी तक भाजपा की तरफ से नहीं मिल पाया है। जी। ठीक है, इस पर कोई कार्रवाई की बात आम आदमी पार्टी कर रही है या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल सही कहा आप। यहाँ पर इस अस्पताल की जाँच होनी चाहिए, इतना पैसा कहाँ लगाया गया और यहाँ तक कि ये अस्पताल की जो नींव है, जिस तरीके से बेसमेंट में पानी दिखाया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, तो कहीं न कहीं सवालों की ज़रूर दिक्कतें आती हैं, सवाल बड़े बिल्कुल खड़े कर दिए जाते हैं, यहाँ तक कि जाँच के लिए भी कहा जा रहा है। मगर अभी तक ना तो कह सकते हैं भाजपा की तरफ से कोई जाँच के आदेश दिए गए हैं, हम्म। ना ही ये कहा गया है कि ये अस्पताल के अंदर वाक़ई में पानी भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है और यहाँ तक कि आदेश दुर्गेश पाठक के द्वारा इसके लिए जाँच के लिए जो कहा गया है, वो अभी तक जाँच नहीं हो पाई है, ना ही इसके लिए कोई शिकायत दी गई है। सिर्फ़ अभी ये कहा गया है कि आप जाकर इसके अंदर मुआयना कीजिए, तो जो मुआयना जब होगा, तब उसके बाद में सच्चाई क्या होगी, वो सबके सामने आएगी। मगर जिस तरीके से इस अस्पताल को चलाया जा रहा है और उसके बाद में जो इलाज के नाम पर सिर्फ़ पैरासिटामोल दी जा रही है, तो यानी कि दवाइयाँ कहाँ जा रही हैं और दवाइयों के नाम पर जो जनता को सुविधाएँ देनी चाहिए थी, अस्पताल के नाम पर भी, यहाँ तक कि इलाज के नाम पर भी, वो सुविधाएँ कहाँ हैं? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है और अस्पताल को मल्टीनेशनल बताया गया था, तो मल्टीनेशनल अस्पताल जो है, वो इतनी जर्जर हालत में क्यों है? ये जी। हम्म।
ठीक है राजीव, मल्टीनेशनल अस्पताल ये है और इसकी लागत भी 9 करोड़ की बताई जा रही थी। 9 करोड़ लागत आई, लेकिन 60 से 70 करोड़ जो है इस पे लागत आई है। यानी कि घोटाला सब सरेआम यहाँ पर दिख रहा है कि मात्र अगर 9 करोड़ का जो अस्पताल बन सकता है उसमें 60-70 करोड़ लगा दिए गए, उसके बाद भी सुख सुविधाएं जनता को नहीं मिल पा रही है। अब जनता इसको लेकर क्या कह रही है, क्योंकि जनता का पैसा इस तरीके से पानी की तरह बहाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कालकाजी स्थित अस्पताल की, जो पूर्णिमा सिटी अस्पताल है और जिसको 2007 के अंदर कह सकते हैं घोषित किया गया था, और यहाँ तक कि 2012 तक इसको बनकर तैयार होना था। ये 2021 में तैयार हुआ है, और मगर इसकी हालत जो है वो कहीं न कहीं खराब नज़र आ रही है। और जहाँ तक कि जो इलाज के नाम पर जनता को दवाइयाँ दी जा रही है, सिर्फ़ पैरासिटामोल दी जा रही है, और इलाज जो है जिस तरीके से होना चाहिए था, जो मल्टीनेशनल अस्पताल के अंदर होता है, वो सुविधाएं जनता को नहीं मिल रही। और जनता जो कालकाजी स्थित एरिया की जो जनता है, वो कहीं ना कहीं इस अस्पताल से संतुष्ट होती हुई नजर नहीं आ रही, और कहीं ना कहीं सवाल जरूर जनता की तरफ से पूछे जा रहे हैं। मगर इसी सवाल को लेकर दुर्गेश पाठक ने भी कहीं ना कहीं बौछार की है सवालों की, और जिसका जवाब जो है वो भाजपा को देना होगा। मगर भाजपा की तरफ से अभी तक इस अस्पताल को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर कर लेते हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल में छठवें चरण के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। वो शुक्रवार की देर शाम गोरखपुर पहुंच गए हैं और उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में रुककर ही उन्होंने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने का प्लान उनका है। आपको बता दें कि 26 फरवरी यानी आज से लेकर 1 मार्च के बीच गोरखपुर बस्ती मंडल में ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। गोरखपुर बस्ती मंडल में विधानसभा की 41 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने 37 सीटों पर कब्जा किया था। अकेले बीजेपी के खाते में 35 सीटें आई थी। इन मंडलों के चुनाव छठे चरण में 3 मार्च को होने हैं और इसके लिए 1 मार्च की शाम को चुनाव प्रचार भी थम जाएगा। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं और आज ही ये जो जनसभा है उसकी शुरुआत होगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहां से अपना चुनावी प्रचार शुरू करेंगे। चुनाव 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक के बीच 20 जनसभाएं और रोड शो करेंगे। यानी पूरे तरीके से चुनावी प्रचार को आधार देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 1 मार्च को चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 6 बजे प्रचार थमेगा। उसके बाद लगातार डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा। फिलहाल अब प्रचार थमने से पहले पूरे तरीके से चुनावी प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं और ये जताते नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार गोरखपुर में बने एक बार फिर से। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात गोरखपुर की कर रहे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार को आधार देने की कोशिश कर रहे हैं और गोरखपुर बस्ती मंडल में सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल मौजूद हैं और 1 मार्च तक वो वहीं रहेंगे। आज से लेकर 1 मार्च तक 20 जनसभाएं वो गोरखपुर और बस्ती मंडल में करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से छठे चरण में चुनाव होने हैं गोरखपुर में और सीएम खुद चुनावी मैदान में होंगे। तो गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा जरा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं और पूरे तरीके से 20 जनसभाएं वो 1 मार्च तक करने वाले हैं, क्या कुछ अहम जानकारी?
की बात करें मुख्यमंत्री की, तो लगभग 4 बजे उनका आगमन गोरखपुर होगा। पिपराइच विधानसभा के कई क्षेत्रों में वो जनसभा करेंगे और अपने जो प्रत्याशी है उसके पक्ष में वोट मांगेंगे। बात करें ग्रामीण विधानसभा की, तो ग्रामीण विधानसभा में भी वो कई जनसभा करेंगे और अपने प्रत्याशी विपिन देव के पक्ष में वोट मांगेंगे। 7 बजे दूरदर्शन कॉन्क्लेव का एक प्रोग्राम है जिसमें वो प्रतिभाग करेंगे। बता दूं मैं आपको कि जब 4 तारीख को उनका नामांकन हुआ था, उसके लगभग 20-22 दिन बाद वो गोरखपुर आ रहे हैं। तो कुल मिला-जुला करके गोरखपुर से उन्होंने नामांकन तो कर दिया, लेकिन प्रदेश के जितने भी सीटें हैं, जिसपे भी बीजेपी लड़ रही है, सब पे वो यहाँ से नजर बनाए हुए हैं और सब पर प्रचार प्रसार कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट भी मांग रहे हैं। जी। आज जनसभा की शुरुआत कहाँ से होने वाली है, उनका कार्यक्रम बताएं गोविंद। जी, पिपराइच विधानसभा के जीतपुर से इनकी जनसभा अब शुरू होगी और ये लगातार 5 बजे तक चलेगी। 5 बजे ये फिर पिपराइच विधानसभा से ग्रामीण विधानसभा में प्रवेश करेंगे और वहां अपने प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए लोगों से अपील करेंगे, जनसभा करेंगे, संबोधित करेंगे। जी। हम्म, पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि जिस तरीके से आज वो जनसभा की शुरुआत करेंगे और 1 मार्च तक वो यहीं रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। देखिए, बात करें गोरखपुर की, तो आज उनका कार्यक्रम गोरखपुर है, कल वो कुशीनगर या बस्ती जा सकते हैं। गोरखपुर में केवल आज ही उनका प्रोग्राम है और आज वो यहाँ प्रचार प्रसार करने के बाद अन्य जो प्रत्याशी हैं अन्य मंडलों में वहां जाके उनके प्रचार प्रसार में लगेंगे। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा हो चुका है। आज मायावती का भी रैली है, चंपा देवी पार्क में मायावती अपने कार्यकर्ताओं और वहां जनसभा को संबोधित करेगी। तो अब ये चुनाव का जो मैदान है गोरखपुर में 6वें चरण में मतदान होना है। ऐसे में पूरी तरीके से जो बड़े बड़े नेता हैं वो गोरखपुर में आ चुके हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों से अपील और जनसभा कर रहे हैं। फिलहाल किस तरीके का माहौल बनता नजर आ रहा है गोविंद गोरखपुर में? देखिए, बात करें चुनाव समीकरण की, तो चुनाव में लोगों को यही आस्था कि जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे उसके बाद लगातार लोगों का जो मन है वोट देने का वो बदल सकता है। तो ये जनसभा काफी हद में मायने रखती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जहां जनसभा करेंगे वहां कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशी को जीतने में आसानी मिलेगी। जी गोविंद, फिलहाल छठे चरण के लिए चुनाव यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, किस तरीके की तैयारियां फिलहाल? जी, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चौबंद है। बात करें 6वें चरण में गोरखपुर में चुनाव होना है, ऐसे में जो जिला प्रशासन है काफी मुस्तैद हो चुका है और उसका भी कई कार्यक्रम है। लगातार उन लोगों से अपील कर रहा है कि जो 6वें चरण में गोरखपुर का मतदान होना है, ऐसे में आप प्रतिभाग कीजिए, अपने जो भी मनमाफिक प्रत्याशी उनको मत कीजिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मत कीजिए। जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है कि गोरखपुर में जो मतदान प्रतिशत है पिछली बार जो था उससे उसकी अपेक्षा इस बार बढ़े, लगभग 70 से 75% इस बार मतदान हो। तो जो व्यवस्था की बात करें तो गोरखपुर में पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। जी व्यवस्था चाक चौबंद है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है उस जनसभा के लिए क्या कुछ तैयारियां और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके का उत्साह उनमें? देखिए, बीजेपी के जो भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता है उनको पूरी तरीके से जिम्मेदारी दे दी गई है। हर एक बूथ कार्यकर्ता का नंबर बकायदे मोबाइल पे है और जो भी कोई भी संपर्क करना हो उनसे संपर्क कर सकता है। एक एक बूथ अध्यक्ष को जनसभा का प्रभारी बनाया गया है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन में पूरी तरीके से प्रतिभाग करेंगे और उनको रोड बताएंगे किस किस रोड से वो जनसभा करेंगे, या किसी के घर भी जा सकते हैं, अपने कार्यकर्ता के घर जा सकते हैं या आम लोगों के घर जाके वोट मांग सकते हैं। तो जो कार्यकर्ता है बीजेपी के पूरी तरीके से इसका सूत्रधार पहले ही बन चुका था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उनके पक्ष में गोरखपुर में लोगों को मतदाताओं को रिझाने का भी काम करने वाले हैं। जी गोविंद, फिलहाल जनसभा और रोड शो का रूट क्या रहने वाला है, ये भी दर्शकों को बताएं। जी, शहर की बात करें तो शहर में हासूपुर, इलाहीबाग 3-4 मोहल्ले हैं जहां वो सीधे सीधे लोगों से रूबरू होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि अभी रोड शो का कोई कार्यक्रम नहीं आया है, जनसभा जो है वहीं पर लोगों को संबोधित करेंगे और कुछ लोगों से मिलेंगे, बस यही प्रोग्राम है। जी ठीक है गोविंद, फिलहाल जिस तरीके से तैयारियां तमाम चल रही है, कार्यकर्ताओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे। उनका यही सोचना था कि 4 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन किया है और लगभग 20 दिन हो गए हैं वो यहाँ नहीं आए हैं, तो ये लगभग 20 से 22 दिन बाद उनका गोरखपुर आगमन हो रहा है। तो कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और जो जोश है उनके अंदर वो एक बार फिर पूरी तरीके से आने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनको बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे और जीत का मूल मंत्र भी उनको देंगे। जी ठीक है, जीत का मूल मंत्र उनको दिया जाएगा। जनता में इस जनसभा को लेकर कितना उत्साह है गोविंद?
देखिए, बात करें गोरखपुर की जनपद के 9 विधानसभाओं में हमेशा मंदिर का, मठ का प्रभाव रहा है। जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक योगी के रूप में मानती है, गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर के रूप में मानती है। तो उनका जो वर्चस्व है, उनका जो लोगों में लगाव है, वो पहले से है। उनके आगमन को लेकर लोग भी उत्साहित है और ये भी माना जा रहा है कहीं-कहीं उनका स्वागत भी जो जनता है वो कर सकती है, क्योंकि लोगों का लगाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई वर्षों से रहा है, कई दशकों से ये परंपरा चली आ रही है। जी। गोरखपुर में सियासी समीकरणों की बात अगर करें गोविंद, तो कांग्रेस और सपा से कौन-कौन मैदान में है और क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, ये भी बताएं। देखिए, ग्रामीण विधानसभा की बात करें तो विपिन सिंह बीजेपी से हैं और विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी से हैं। उसके साथ ही बसपा, सपा सबने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बात करें शहर विधानसभा की तो यहाँ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ल की पत्नी सुभावती शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया है। लगभग 4 दशकों तक वो बीजेपी में थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनका पूरा परिवार सपा में आ गया और वो अब समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे रही हैं। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की चेतना पांडे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टक्कर देती नजर आएंगी। ठीक है, मैं लौटूंगी गोविंद आपके पास, समीकरण एक बार फिर से समझेंगे आपसे इसी पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का फिलहाल है, फौरन हाजिर होंगे। स्वागत है आप सभी का। तो बात गोरखपुर की कर रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अब फिलहाल मौजूद हैं और जनसभाएं और रोड शो वो करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि छठे चरण के चुनाव जो हैं वो होने हैं 3 मार्च को, और उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित यहां पर करेंगे और पूरे तरीके से चुनावी प्रचार को धार देने की कोशिश करेंगे। 1 मार्च तक फिलहाल वो यहां पर मौजूद रहेंगे। 1 मार्च को आपको बता दें कि चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और इसी को लेकर गोरखपुर बस्ती मंडल में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। चलिए तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में रंगारंग रोज फेस्टिवल का एक बार फिर से आगाज हो चुका है। पिछले 2 सालों में कोरोना काल की बात करें तो रोज फेस्टिवल नहीं मनाया गया था। शुक्रवार को इस रोज फेस्टिवल का चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने उद्घाटन किया। उनके साथ एडवाइजर धर्मपाल, डीसी विनय प्रताप सिंह और मेयर सर्वजीत कौर के साथ साथ कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। रोज फेस्टिवल के रंगारंग कार्यक्रम के साथ साथ आपको इस बार काफी कुछ खास देखने को मिल सकता है। फूलों की नई वैरायटी से सजा रोज गार्डन इस पर बड़ी ही अलग ढंग से सजाया गया है। अगर हम फूलों की वैरायटी की बात करें तो आपको काफी किस्मों के फूल यहां पर देखने को फिलहाल मिलेंगे और नगर निगम की ओर से कलकत्ता से खास तौर पर फूल मंगाए गए हैं। कुल मिलाकर इस बार भी आपको 800 से अधिक किस्म के फूल रोज फेस्टिवल में देखने को मिलेंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात चंडीगढ़ की करें तो जहां पर रोज फेस्टिवल का आगाज हो चुका है और बनवारी लाल पुरोहित जो है उन्होंने पूरे तरीके से इसका आगाज किया है, उद्घाटन किया है। जरा जानकारी के लिए संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। अमित, फिलहाल रोज फेस्टिवल जो हर साल होता है, इस बार भी इसका आगाज हो चुका है, लेकिन 2 सालों में ये फेस्टिवल जो है इस पर कहीं ना कहीं यूं कहें कि कोरोना का प्रहार या फिर कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से ये फेस्टिवल नहीं हो पाया था। क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर हम बात करें कि पिछले 2 साल से कोरोना के चलते लगातार रोज फेस्टिवल नहीं हो पाया। अगर हम बात करें 2020 में तो रोज फेस्टिवल पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया था, तो वहीं अगर बात करें 2021 की
तो सिर्फ अगर हम कहें कि फूलों की डेकोरेशन की गई थी और किसी तरह के भी कार्यक्रम नहीं रखे गए थे। पर इस बार चंडीगढ़ प्रशासन ने शायद मान लिया था कि इस बार रोज फेस्टिवल होगा, क्योंकि चंडीगढ़ की एक मेजर अट्रैक्शन में से एक है कि जब चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल होता है तो पूरे भारत से लोग आते हैं रोज फेस्टिवल का आनंद उठाने। चंडीगढ़ अपने रोज फेस्टिवल के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, इसलिए तौर पर हम कह सकते हैं। इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं कि बकायदा चंडीगढ़ प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित इसका उद्घाटन करते हैं और हर कोई यहाँ पे पहुंच के इसका लुत्फ उठाए। इस बार का रोज फेस्टिवल हम कह सकते हैं कि पुरानी रोज फेस्टिवल की तुलना में दोबारा से उतने इस लेवल पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अभी भी रिकवरी चल रही है, अभी भी थोड़ी ढिलाई अगर हम कहें कि सख्ताइयां चल रही। इसके चलते हम बात करें इस बार तो जो है कि कार्यक्रम जरूर रखे गए, पर इस बार जो मेला साथ में लगता है रोज फेस्टिवल के वो नहीं रखा गया है। पर हाँ, इस बार हम कह सकते हैं कि स्टार नाइट जरूर रखी गई है, जो पिछली बार कैंसिल कर दी गई थी। इस बार हम बात करें तो आज 26 फरवरी को अगर हम बात करें तो पंजाबी सिंगर लखविंदर वडाली गाने गाएंगे, तो 27 फरवरी को बॉलीवुड सिंगर ममता जोशी परफॉर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसको एक बड़े स्केल पे वापस लाने की कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे लोग वापस आना शुरू हो जाए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इस बार ज्यादा प्रशासन कोशिश करता हुआ नजर आया। सिंगर फ्लावर्स की वैरायटी की बात करें कि 800 से ज्यादा फ्लावर्स की वैरायटी देखने को मिल रही है। अगर हम कहेंगे स्पेशली बाहर से अलग अलग भारत से अलग अलग एरिया से फ्लावर्स लाए गए हैं, जिससे कोशिश की जा रही है कि रोज फेस्टिवल को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। जी मुक्ता। ठीक है अमित, पहले जो फेस्टिवल्स ये होते थे उससे अब में, क्योंकि 2 साल में तो कोरोना है, लेकिन उससे पहले और अब में कितना फर्क इस फेस्टिवल में आया है, और जनता जिस तरीके से जनता को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश चंडीगढ़ से की जा रही है, क्योंकि पर्यटन का केंद्र ये है और कोरोना काल की वजह से लोगों ने पर्यटन से काफी दूरी बनाई थी, तो अब जनता का भी क्या उत्साह है इसमें? देखिए, जनता अगर हम कहें कि चंडीगढ़ के लोग काफी समय से रोज फेस्टिवल का इंतजार करें, एक नेचर हॉटस्पॉट रहा है, कई चीजें बदलनी पड़ी हैं। तो देखिए, जब हम बोलते हैं कि मेले लगते थे, फैशन शो होता था, कपल शो होता था, रैप वॉक होते थे, ऐसे कई चीजें थी। अगर हम कहें कि चंडीगढ़ में लोग अगर हम कहें कि चंडीगढ़ अपने बगीचों के लिए भी फेमस है, तो यहाँ पे लगातार रोज फेस्टिवल एक मौका होता था कि जो लोगों ने साल भर मेहनत की अपने बगीचों पे, जो काम किए, डेकोरेशन किए, जो सोसाइटीज ने अपने पार्क को मेंटेन करके रखा है, तो उन सबको अप्रिशिएट किया जाता था कि यहाँ पे सबसे अच्छा पार्क मिला, यहाँ पे सेकेंड राउंड, तो वैसे टैक्स दिए जाते थे। तो लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, खासतौर पर चंडीगढ़ के लोग, क्योंकि उनकी मेहनत को यहाँ पे अगर हम कहें प्रशासन एक्सेप्ट करता हुआ नजर आता था, प्रशासन उनको एक बकायदा टैक्स देता था। इस बार का अगर हम कहें इसी तौर पर रोज फेस्टिवल थोड़ा सा अलग है या और थोड़ा मिलता जुलता भी है। अलग ये बोलेंगे कि इस बार झूले नहीं लगे हैं, पर अगर हम मिलता जुलता ये कह सकते हैं कि वापस से अगर हम कह सकते हैं कि स्टार नाइट वापस आ गई है, पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड के सिंगर आके परफॉर्म करेंगे। तो वही दूसरी तरफ हम बात कर ले इस बार वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना का प्रकोप अभी भी है, तो बकायदा रोज फेस्टिवल के अंदर बकायदा वैक्सीनेशन जोन बनाए गए, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। तो वहीं बच्चों के लिए जो 15 से 18 साल के, उनके लिए भी वैक्सीनेशन हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं, तो वहां पे जाके अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हैं। देखिए, कोरोना भले ही कम होता जा रहा है, पर चंडीगढ़ प्रशासन ने उसे भूला नहीं और उसकी अहमियत अभी भी समझी हुई है। शायद इसी के चलते अभी भी अगर हम कहें झूले वगैरह या फिर हम कहें मेला अभी साथ में नहीं लगा है। तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो कई स्पॉट हॉटस्पॉट अलग अलग बनाए गए हैं, जैसे कि हम बोलते हैं सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, खाने के स्टॉल्स लगे हैं, तो सब पुरानी रोज फेस्टिवल की याद दिलाते हैं। हम शायद हम कह सकते हैं कि अगले साल हमें चंडीगढ़ के लोगों को पुराना रोज फेस्टिवल देखने को मिलेगा। पर इस बार का रोज फेस्टिवल भी लोगों में बहुत उत्साह लेके आया कि लोग बोल रहे हैं कि हमें काफी लंबे समय से इंतजार था कि वापस रोज फेस्टिवल उस लेवल पे दोबारा शुरू हो जो हम पहले होता था। जी मुक्ता। ठीक है, और ये जो लगातार फेस्टिवल की बात कही जा रही है कि काफी अहम ये फेस्टिवल चंडीगढ़ के लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें सुंदरता काफी देखने को मिलती है। जिस तरीके से आपने ये बताया कि सिंगर्स यहाँ पर आज और कल मौजूद रहेंगे, कितने दिन का ये फेस्टिवल फिलहाल चलने वाला है और किस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे? देखिए, 3 दिन का रोज फेस्टिवल चलने वाला था। अगर हम बात करें कि 25 तारीख से शुरू हो गया था और 27 तारीख तक रोज फेस्टिवल चलने वाला था। हर साल 3 दिन का रोज फेस्टिवल होता है और हर रात कोई ना कोई स्टार अगर हम कहें कि मेन अट्रैक्शन रहती है। पंजाबी सिंगर्स, बॉलीवुड सिंगर्स हमेशा ही परफॉर्म करते हैं, पर पिछले कुछ 2 सालों से अगर हम कहें तो मेन रीजन कोरोना के चलते ये परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही थी। अगर हम बात करें कि आज 26 फरवरी की बात करें तो पंजाबी सिंगर लखविंदर वडाली परफॉर्म करेंगे, तो वहीं कल संडे की बात करूं तो बॉलीवुड सिंगर ममता जोशी परफॉर्म करेंगी। तो आप देख सकते हैं लोगों को एक इंटरेक्शन की, रात तक लोगों में उत्साह हो, लोग यहाँ पहुंचे। तो वहीं अगर हम बात करें प्रोग्राम की तो लगातार कपल वॉक्स होती है, सीनियर सिटीजन की रैंप वॉक होती है, और हर एक एज ग्रुप को अगर हम कहें कि रोज फेस्टिवल से जोड़ने की कोशिश की जाती है। न्यूली मैरिड कपल्स, उनके लिए
स्टेज में अलग कॉन्टेस्ट होते हैं, तो हर एक चीज के लिए कॉन्टेस्ट यहाँ पे होता है। पर जो मेन अट्रैक्शन हम सीधे तौर पे बोले तो चंडीगढ़ के लोगों के यहाँ पे फ्लावर्स का रहता है। जी हाँ, रोज फेस्टिवल है तो फ्लावर्स की बात होनी जरूरी है। तो यहाँ पे लोगों के खुद के उगाए हुए फ्लावर्स जो लोगों ने अपने घर में उगाए हैं, जो उन्होंने अपने बगीचे में उगाए हैं, उनको भी एक सेंटर स्टेज दी जाती है जिसमें लोग अपने द्वारा उगाए गए फ्लावर्स को प्रेजेंट करते हैं और उसके हिसाब से उनको सम्मानित भी किया जाता है। जी ठीक है, लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा और यहाँ पर सिंगर्स भी मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ अमित, और क्या कुछ इस फेस्टिवल में खास होता है, क्योंकि बच्चों के लिए क्या कुछ इसमें खास होता है? हालांकि झूले इस बार नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन उसके अलावा बच्चों को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए क्या प्रतिक्रियाएं या फिर क्या कोई प्रतियोगिताएं रखी गई बच्चों के लिए? देखिए, अगर हम सीधे बच्चों को ट्रैक करने के लिए कई चीजें हैं। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि स्पाइडरमैन, खिलौने, एक छोटा जू अगर आप रोज फेस्टिवल के अंदर आएंगे तो आपको देखने को मिल जाता है। जी हाँ, कई कई ऐसे अगर हम कहें एक सिंगल मेजर अगर हम कहें सेल्फी पॉइंट नहीं है, एक मेजर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है लव चंडीगढ़। वहाँ पे लोग अपने सेल्फी उसके अलावा कई छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कॉस्ट्यूम में बंदर पहन के, जिराफ, हॉस्पिटल, एनिमल्स, फ्लावर बोर्ड, अलग अलग चीजें, वो सभी चीजें जो बच्चों को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। वो सभी हॉटस्पॉट्स, वैसे पॉइंट जो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो यहाँ पे आके एंजॉय करें। अगर हम पहले की बात करें तो क्योंकि इवेंट है, कोरोना थोड़ी सी के लिए रखी गई थी, तो पहले छोटे बच्चों के लिए अगर हम कहें कि रोज एक एक साल के 6-6 महीनों के बच्चों के लिए भी बाकायदा कंपटीशन होते थे जिसमें बच्चे अपने आप स्टेज पर आके परफॉर्म करते थे। पेरेंट्स अपने न्यूबॉर्न को लाते थे, उनको ड्रेसअप करते थे और उनको जैसे रोज फेस्टिवल में रोज का किताब भी मिलता था। तो ये भी एक अच्छा बहुत मेजर अट्रैक्शन रहा था। तो इस बार कोई कोरोना चलते वो चीज अवॉइड की गई है, एटलीस्ट बच्चों के लेवल पे अवॉइड की गई है। जी बच्चों को लेकर कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर नहीं है अमित, लेकिन बच्चे क्या जू से अट्रैक्ट हो पाएंगे? क्योंकि पर्यटन को लेकर जिस तरीके से बढ़ावा प्रशासन देने की कोशिश कर रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं झूलों से और बाकी तमाम चीजों से, वो सब नहीं है तो बच्चों को किस तरीके से अट्रैक्ट कर पाएंगे? देखिए, अगर इस बात की अट्रैक्शन की हम बात करें तो अट्रैक्शन के भी कई पॉइंट्स है। देखिए, बच्चों के साथ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स यहाँ पे खाने के कई स्टॉल्स लगे हैं। अगर हम कहें कि बच्चों को अपने और कई छोटी छोटी चीजें, जैसे हम बात कर ले कि सेल्फी के लिए जानवरों को छोड़ा हुआ है, जानवरों जैसे हम कहते हैं ह्यूमन को कॉस्ट्यूम बना के छोड़ा हुआ है, तो बंदर के कॉस्ट्यूम में, अलग अलग जानवरों के कॉस्ट्यूम में, तो सब चीजें हैं जो बच्चे पसंद करते हैं और उनको अट्रैक्ट कर सकेंगे। और अब ये देखना होगा कि बच्चों का रिस्पॉन्स है। कल का हम रिस्पॉन्स देखें, कल एक मिला जुला रिस्पॉन्स था, एक अच्छा क्राउड टर्न अप हुआ, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक लंबे समय के बाद दोबारा से रोज फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखना होगा कि आज और कल, क्योंकि मेन आज वीकेंड्स हैं, अगर आज के दिन क्या क्राउड देखना मिलता है कि मेजर एक्सपेक्टेशन दूसरे और आखिरी दिन ही होती है, और आज बाकायदा बॉलीवुड नाइट भी है और सिंगर नाइट भी है। तो देखना होगा और लोग कैसा इसका रिस्पॉन्स कर पाते हैं। जी ठीक है अमित, फिलहाल क्या लगता है किस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों का हो सकता है? क्योंकि पर्यटन को लेकर लोग पहले से उत्साहित तो रहते हैं, पहले दिन में किस तरीके का इधर रिस्पॉन्स रहा और आगे क्या कुछ चांसेस है, कितने लोग यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं? देखिए, रोज फेस्टिवल की एंट्री हमेशा से ही फ्री रही है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहन की आए, यहाँ पे आके जुड़े। अगला मैं कॉम्पिटिशन की बात कर लेता हूँ कि जैसे हम पहले दिन की बात करें कि ब्रास एंड पाइप बैंड की परफॉर्मेंस हुई थी, लोग यहाँ पहुंचे थे, फ्लावर एंड फ्लावर हैट शो हुआ था, मौर्य डांस, ब्रिज जी के गीत, अलग अलग चीजें हुई थी। अगर हम कहें कि रंगारंग कार्यक्रम लगातार चलते रहे थे, अगर हम कहें कि राजस्थानी डांस हुआ था, तो कई चीजें थी बच्चों की, अलग अलग लेवल के परफॉर्मेंस थे जो उन्हें खुश किया जा सके। और फिर यहाँ पे हम कॉम्पिटिशन की बात कर लेते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन हम बात करते हैं, प्लांट ग्रोइंग पॉट, जैसा होता है ना कि अलग अलग लोगों के अपने खुद के उगाए गए प्लांट के लिए उनको बाकायदा प्राइज दिए जाते हैं, उनके प्लांट को ग्रेड किया जाता है कि क्यों उन्होंने फ्लावर उगाया, वो किस कंडीशन का है, कितना अच्छा, उन सभी चीजों को फैक्टर इन किया जाता है। तो कई चीजें थी इस बार, और इस बार क्या हम क्राउड देखें तो काफी अच्छा ऑल ओवर देखने को मिला पहले दिन के हिसाब से। तो देखिए कि काफी कुछ नया शुरू हुआ है, तो धीरे धीरे ही अगर हम कह रहे हैं कि आज लोग वापस आएंगे। अगर बात करेंगे कई अलग अलग कॉम्पिटिशन है, जिसमें अगर हम कहेंगे फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन भी होते हैं, चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड होते हैं। कई बार पिछली बार की हम बात करते हैं तो हिस्ट्री के ऊपर थी कि कितना चेंज हो गया चंडीगढ़, कि पहले कैसा था और अब कैसा था। वो एक कॉन्ट्रास्ट फोटो कॉम्पिटिशन था, उसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ की कई पुरानी फोटोज लोगों को देखने को मिली, शायद आम समय पे वो शायद किसको पता भी नहीं होता ये फोटो देखने को मिले। तो उन सभी चीजों को लेकर हम कह सकते हैं कई अलग अलग तरीके से प्रशासन कोशिश करता है कि इनको अच्छा और ज्यादा लुभावना बनाया जा सके। जी इसी के साथ अमित, फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर चीजें होती है, लेकिन पिछले 2 साल में कोरोना काल ने बहुत ज्यादा कहर बरपाया और जो रोज फेस्टिवल है वो नहीं हो पाया था।
अब क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं? लोग किस तरीके से उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 साल बाद ये फेस्टिवल हुआ? लोग बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं। देखिए, ये फेस्टिवल अगर हम कहें, चंडीगढ़ का रोज फेस्टिवल एक बहुत अहम फेस्टिवल है। ये वो फेस्टिवल है जिससे चंडीगढ़ के लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे जुड़े हुए हैं। अगर आप चंडीगढ़ में निवासी हैं तो ऐसा बहुत कम चांस है कि आपने रोज फेस्टिवल अटेंड ना किया हो। चाहे इसके लिए बता अटेंड करने के लिए बाहर से ही लोग आते हैं, और रिस्पॉन्स हम पहले दिन देख सकते हैं। मिला जुला रिस्पॉन्स हम इस हिसाब से बोल सकते हैं कि हमें वो पर्यटन जो चंडीगढ़ से बाहर का क्राउड है वो शायद इतना नहीं इस बार देखने को मिला। पर जो चंडीगढ़ के खुद के लोग हैं बहुत खुशी में यहाँ पहुंच रहे हैं। जो अलग अलग कॉम्पिटिशन हो रहे हैं उसका हिस्सा ले रहे हैं। जैसे बात करूँ कि अरेंजमेंट विद रोजेस बच्चों के लिए, एग्जीबिशन के लिए, अगर हम बात करें कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हो गया, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए हो गया, उन सबके कॉम्पिटिशन में सभी के बच्चों पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं। तो आप इस चीज का तौर पर देखा है कि लोगों में उत्साह है रोज फेस्टिवल के लिए। वही अब देखना होगा कि बाहर मैसेज डिसिपेट होने में समय लगता है कि रोज फेस्टिवल की अगर हम कहें वो प्रमोशन उस लेवल पे जरूर नहीं हो पाई जितनी नॉर्मली अगर हम कहते हैं कंसिडर की जाती है। जब रोज फेस्टिवल होने वाला होता है तो कई बैनर, पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट दी जाती है जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। पर इस बार शायद वो थोड़ा सा टोन डाउन जरूर किया गया, पर ऑल ओवर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स पूरे चंडीगढ़ में हमें अभी तक देखने को मिल पा रहा है रोज फेस्टिवल को लेकर। जी ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों का देखने को मिल पा रहा है और लगातार लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि कोरोना अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं आचार संहिता जो है वो भी कहीं ना कहीं लगी है। हालांकि चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी किए हुए है? देखिए, चंडीगढ़ प्रशासन का काम क्या है कि अपने लेवल में बहुत कुछ किया जा रहा है। सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है, स्पॉट्स मार्क किया गया, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, मास्क के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, बाकायदा वैक्सीनेशन पॉइंट्स बनाए गए हैं कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वो खुद को वैक्सीनेट भी लगा ले। लोगों को बार बार अवेयर किया जा रहा है। तो आप देखिए कि चंडीगढ़ प्रशासन अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कि आसपास एरिया को नॉक किया गया है कि यहाँ से ट्रैफिक के लिए रूट प्री डिसाइड किए गए कि आप यहाँ से मूव ना करें, यहाँ से क्योंकि ट्रैफिक क्राउड मूव करेगा। तो उन सब चीजों के लिए आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने हर संभव कोशिश की है कि जो लोग रोज फेस्टिवल अटेंड करने आ रहे हैं तो उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है अमित, 2 साल बाद ये फेस्टिवल हुआ, लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए प्रशासन ने भी पूरे तरीके से तैयारियां की है। लेकिन ये जो रोज गार्डन में एंट्रेंस फीस आप बता रहे हैं कि नहीं है, लेकिन बॉलीवुड सिंगर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां फिलहाल? देखिए, उसके लिए बाकायदा स्टेज सेट किया गया। देखिए, आमतौर पर अगर हम कहेंगे ये पहले अगर हम सीधे तौर पे कहते हैं कि जब रोज फेस्टिवल होता था और बॉलीवुड नाइट दूसरे ग्राउंड में की जाती थी। यहाँ पे 2 ग्राउंड, एक लेजर वाली पार्क है, एक रोज गार्डन में खुद का। तो जब स्टार नाइट या स्टार परफॉर्मेंस होती थी तो आमतौर पे वो दूसरे ग्राउंड में होती थी जहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेला और झूले लगते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्राउड में जाएं और इसका हिस्सा बने। पर इस बार उसको मेन स्टेज या फिर हम कहेंगे रोज गार्डन के अंदर रखा गया और वहीं पर ही स्टेज इस बार तैयार की गई है। तो इस बार सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि मेला नहीं है तो क्राउड थोड़ा कम जरूर होगा क्योंकि कई लोग शाम रात के समय मेला एंजॉय करने आते हैं। पर इस बार थोड़ा सा अलग रोज फेस्टिवल क्योंकि सारा फोकस फ्लावर्स पे है और आम जनता की पार्टिसिपेशन पे है। तो इस बार ये देखना होगा कि सिंगर्स भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि फेमस हैं, तो लोकल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। रोज फेस्टिवल के अंदर, रोज गार्डन के अंदर ही स्टेज बनाई गई है। तो अब ये देखना होगा कि लोगों का टर्न अराउंड आज कैसे देखना मिलेगा हमें। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को शिवसेना पार्षद यशवंत जाधव के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसे लेकर अब मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर की प्रतिक्रिया सामने आई है। किशोरी पेडनेकर छापेमारी के बाद यशवंत यादव के घर पहुंची। उन्होंने कहा कि यह बदले की राजनीति हो रही है। किशोरी ने कहा कि मैं यहाँ ये देखने आई थी कि कोई शिवसैनी कुछ भी अनुचित नहीं करता, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये बदले की राजनीति है। आपको बता दें कि आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में मुंबई में शिवसेना पार्षद यशवंत जाधव के परिसरों और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारियों का एक दल ने सुबह जाधव के परिसर पर छापेमारी की। विभाग ने यशवंत के मचगांव स्थित घर पर भी छापेमारी की। आपको बता दें कि जाधव बीएमसी की पावरफुल स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उनके पास
नागरिक निकाय के सभी बड़े वित्तीय प्रभावों को भी मंजूरी देने की फाइनल अथॉरिटी है। इस वजह से उनके घर पर छापेमारी की गई। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पहले नवाब मलिक की गिरफ्तारी, उसके बाद यशवंत जाधव की घर पर छापेमारी, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से पहले नवाब मलिक के यहाँ ईडी की छापेमारी की गई, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मुंबई के शिवसेना नगर सेवक यशवंत यादव के घर कई और उनके दफ्तर के बाहर जो है छापेमारी की गई। इस दौरान छापेमारी की गई। इस दौरान मुंबई पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई अधिकारी मौजूद। फिलहाल छापेमारी के तुरंत बाद मुंबई के महापौर किशोरी पेडनेकर वहां स्थिति का जायजा लेने पहुंची और इस दौरान मीडिया को उन्होंने बताया कि यह जो छापेमारी की जा रही है वह सीधे तौर पर राजनीति से प्रेरित है और बदले की भावना से यह कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन शिवसेना अपने जो है स्थिरता और समानता को कभी नहीं छोड़ी। ठीक है सत्यप्रकाश, जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेड हुई है, किन किन ठिकानों पर रेड हुई है अभी बताएं। देखिए, यशवंत यादव अस्थायी समिति के अध्यक्ष है और अस्थायी समिति यानी कि वित्तीय लेन देन जो होता है वो सबसे बड़ी पावरफुल जो पद होता है। ऐसे में यशवंत यादव ने 2018 से 2020 के बीच जितने भी वित्तीय टेंडर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से दिए हैं उनमें 15 करोड़ की अनियमितता पाई गई है। उनके ऊपर आरोप है कि 15 करोड़ का उन्होंने कमीशन लिया है जो निजी कंपनियों को देकर उस पर मुनाफा कमाने का काम कर रहे थे। फिलहाल मुंबई के उनके दफ्तर और उनके घर दोनों जगह छापेमारी की गई। यह जानकारी मिल रही है कि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और भी कई जगह छापेमारी कर सकते हैं। शिवसेना की क्या कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? देखिए, संजय राउत हमेशा से आक्रामक रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से संजय राउत ने कहा है कि जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां लगातार मुंबई शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं को घेर रही है, ऐसे में एक एक करके वह बदला लेंगे, एक एक करके जवाब देना होगा, क्योंकि ये जो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कहीं कहीं बदले की भावना से किया जा रहा है। फिलहाल यशवंत यादव संजय राउत के बेहद करीबी माने जाते हैं और जो वित्तीय टेंडर होता है उसमें फाइनल अथॉरिटी भी है, यानी कि जो मुंबई महानगर पालिका का जो आर्थिक टेंडर होता है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी पावर है तो संजय यादव की है। ठीक है सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, किशोरी पेडनेकर ने भी इसको बदले की कार्रवाई बताया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नवाब मलिक के घर ईडी की छापेमारी की गई उसमें तुरंत उनको गिरफ्तार किया गया, जबकि ईडी अधिकारियों द्वारा उनसे दफ्तर ले जाकर ये कह के ले जाया गया कि उनसे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन उनकी बेटी ने आरोप लगाया था कि ईडी ने उनके पिता को यह कहकर लेके गई कि वह कुछ देर बाद पूछताछ करके छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईडी ने जबरन उनसे हस्ताक्षर करवाया। हस्ताक्षर के बाद उनकी गिरफ्तारी की। जाहिर तौर पर उसके बाद दूसरे दिन ही यशवंत यादव के आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी करना, उसके बाद इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा यह कहना कि और कई बीएमसी के अधिकारी और शिवसेना के इस अधिकारी इस पूरे मामले में टारगेट पे है। तो जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं शिवसेना के कथित बदले की भावना से ये जो कार्रवाई की जा रही। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से बदले की कार्रवाई की राजनीति तो कही जा रही है, लेकिन अगर देखिए तो जिस तरीके से छापेमारी हुई है, क्या यशवंत यादव के घर से कोई ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं आईटी उसको इनकम टैक्स विभाग को कि पूरे तरीके से इस पर कार्रवाई की जा सके? बिल्कुल, देखिए मुस्कान जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यशवंत यादव के घर से और उनके दफ्तर से कुछ दस्तावेज अपने साथ लेके गई है, लेकिन वो दस्तावेज कौन है कैसे है इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी का सीधा आरोप है कि 15 करोड़ कमीशन उन्होंने 2018 से 2020 के बीच जो टेंडर दिया उसके जरिए कमाया है, उसी की वह जांच कर रहे हैं।
ठीक है, जांच उसकी हो रही है सत्यप्रकाश। फिलहाल और कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यशवंत जाधव से पूछताछ में से और कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, जिनमें टेंडर लेने वाले महानगर पालिका के कई व्यापारी भी हो सकते हैं, कई कारोबारी भी हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर यशवंत जाधव इस पूरे मामले में कुछ खुलासा करते हैं तो इनकम डिपार्टमेंट उनके खुलासे के आधार पर बाकी अन्य लोगों को भी समन कर सकती है या छापेमारी कर सकती हम्म, ठीक है। और कोई नाम ऐसे सामने आए हैं जिन पर छापेमारी हो सकती है सत्यप्रकाश? है। देखिए, नाम को लेकर न शिवसेना कोई खुलासा कर रही है, नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई खुलासा कर रहा है, क्योंकि वित्तीय लेन देन में कभी भी कोई बड़े खुलासे नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट समन के पहले डायरेक्ट छापेमारी करती है, क्योंकि सबूत मिटाए जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी कहीं भी शिवसेना के अन्य पार्षदों या शिवसेना से जुड़े हुए अन्य कारोबारियों पर छापेमारी कर सकते हैं। ठीक है। सत्यप्रकाश, अलग अलग तरीके से छापेमारी हो सकती है। किशोरी पेडनेकर ने भी बदले की राजनीति कहा। बीजेपी इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही है, क्योंकि आरोप जो है वो बीजेपी पर बदले की राजनीति के लग रहे हैं? देखिए, बीजेपी लगातार ये सुनने के लिए तैयार है कि शिवसेना इस तरह के आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कुछ जो जांच एजेंसियां हैं, अगर उनके पास सबूत है, उनके पास आधार है, तो कहीं भी छापेमारी और कभी भी कर सकती है। ऐसे में बीजेपी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन शिवसेना ने जिस तरह से लगातार आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी महानगर पालिका चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ठीक उसी तरह से बीजेपी अपने जांच एजेंसियों के जरिए महाविकास आघाड़ी सरकार और शिवसेना के कई नेताओं को टारगेट पर रखी है। हालांकि वह जांच में शामिल और जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग कार्रवाई की जा रही है, महापौर किशोरी पेडनेकर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई हो रही है, पहले नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद अब इनकम टैक्स ने अलग अलग पार्षदों के घर पर छापेमार कार्रवाई की है। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये भी बयान सामने आया है कि अलग अलग जगह पर और अलग अलग पार्षद नेताओं और कार्यकर्ताओं जो शिवसेना के हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है और उन पर भी आंच आ सकती है। आपको बता दें कि यशवंत जाधव के घर पर यह कार्रवाई छापेमार हुई है। हालांकि उनके घर से कुछ सबूत भी, कुछ कागजात जो है, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, कुछ कागजात जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकर गया है, लेकिन क्या वो कागजात है, इसका कोई भी खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।